नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने हरियाणा जीके की एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम लोग सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है करनाल, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से HSSC हरियाणा के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। आशा करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस डिस्ट्रिक्ट से बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, करनाल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि करनाल से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे पहले इसके स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। शायद आप लोगों को मैंने एक टॉपिक कराया था हरियाणा का आधुनिक इतिहास, जिसमें मैंने आपको बताया था हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को देश के 17वें राज्य के रूप में हुआ था। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था उस समय हरियाणा में 7 जिले प्रेजेंट थे, उन्हीं में से एक हमारा जिला है करनाल। यानी अगर करनाल की स्थापना की मैं बात करूं तो स्टूडेंट करनाल की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966, यानी जिस समय हरियाणा की स्थापना हुई थी उसी समय अपने करनाल जिले की स्थापना भी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद करनाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करनाल जिले में कितनी तहसील है। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो करनाल है, करनाल के अधीन 5 तहसील आती हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले जो करनाल है, करनाल स्वयं एक तहसील है, याद रखना है। करनाल एक जिला भी है, करनाल एक तहसील भी है, करनाल एक मंडल भी है। उसके बाद हमारी जो दूसरी तहसील है वो भी आपको याद रखनी है। दूसरी तहसील हमारी है इंद्री। इंद्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तहसील है वो है घरोंडा, याद रखना है। घरोंडा से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हरियाणा की जो पहली NCC अकादमी है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी वो कहाँ पर है? घरोंडा में है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तहसील है वो है नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीलोखेड़ी तहसील कहाँ है? करनाल जिले में है। याद रखना है जो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है उसका जो मुख्यालय है उस कहाँ पर है? आपको याद रखना है नीलोखेड़ी में है। इसकी जो स्थापना थी वो एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उसके बाद हमारी जो लास्ट तहसील है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि असंध नामक स्थान हरियाणा के किस जिले का अधीन आता है। तो याद रखना है वो भी किस जिले का अधीन आता है? करनाल का अधीन आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि असंध का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना है असंध का प्राचीन नाम असिंध तव है, जो एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। यानी याद रखना है हरियाणा का जो करनाल जिला है इसके अधीन कुल हमारी 5 तहसील आती हैं, करनाल, इंद्री, घरोंडा, नीलोखेड़ी और असंध। उसके बाद याद रखना है ये 5 जो तहसील है करनाल की, ये 5 की 5 क्या है? विधानसभा की सीट भी है। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि करनाल के अधीन कुल कितनी विधानसभा सीट आती है तब भी हमारा उत्तर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि जो करनाल की तहसील है वही क्या है? करनाल की विधानसभा सीट है। और करनाल की जो नीलोखेड़ी विधानसभा सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। याद रखना है हरियाणा में कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उनमें से करनाल की नीलोखेड़ी जो सीट है ये भी अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है। यानी कहने का मतलब ये है ये हरियाणा की 5 तहसील करनाल की 5 तहसीलें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि घरोंडा नामक स्थान किस जिले के अधीन आता है, या फिर नीलोखेड़ी नामक स्थान किस जिले का अधीन आता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? करनाल। आज डियर स्टूडेंट हम करनाल के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करनाल के उपनाम जानेंगे कि करनाल को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद करनाल का इतिहास जानेंगे। उसके बाद हम लोग करनाल के पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ में यहाँ के मेले, मंदिर और दरगाह भी हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग करनाल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करनाल के उपनामों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि करनाल से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उपनाम करनाल को क्या क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो करनाल के उपनाम, तो पहला इसका जो उपनाम है डियर स्टूडेंट वो है CM सिटी।
करनाल को क्या बोला जाता है? सीएम सिटी बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी जो विधानसभा सीट है वो करनाल है, इसलिए करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। दूसरा है कर्ण नगरी। करनाल को कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण नगरी क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद करनाल का जो तीसरा नाम है वो भी याद रखना है। करनाल को हम लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा, क्योंकि करनाल में बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखना है, इसी बासमती चावल के कारण धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट देता है कि हरियाणा में धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, लेकिन धान की सबसे अधिक किस्में कहां मिलती हैं? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, धान की सबसे अधिक जो किस्में होती हैं वो कैथल जिले में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, करनाल को शूज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लिबर्टी शू जो उद्योग है वो फेमस है। उसके बाद आपको याद रखना है, करनाल जो जिला है इसे हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है? करनाल को ही कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है, करनाल को एग्रो हब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि एग्रो हब के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? करनाल। उसके बाद करनाल से क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा का एकमात्र नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? तो याद रखना है, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी अपना कौन सा है? करनाल है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये क्या है? करनाल के कुछ उपनाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सीएम सिटी, कर्ण नगरी, धान का कटोरा, शूज सिटी, हरियाणा का पेरिस या एग्रो हब, या फिर नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर हरियाणा का कौन सा है? तो याद रखना है वो भी क्या है? करनाल है। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो करनाल का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं कि करनाल के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग करनाल का इतिहास डिस्कस करते हैं कि करनाल के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करने हैं? करनाल का इतिहास। देखें डियर स्टूडेंट, अगर करनाल के इतिहास की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इन्हीं के नाम पे ही क्वेश्चन बनता है कि करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो करनाल है इसका प्राचीन नाम कर्णाल्य है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जिले का प्राचीन नाम कर्णाल्य है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने महाभारत में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिन्हें हम लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। दानवीर कर्ण ने इस शहर को बसाया था, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम करनाल पड़ गया। बताया जाता है कि दानवीर कर्ण ताल के निकट बैठकर सोने का दान दिया करता था, इन्हीं के कारण उन्हें दानवीर कहा जाता था, और उन्हीं दानवीर ने अपना एक शहर बसाया था जिसे कर्णाल्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन आधुनिक जो इसका नाम है वो कर्णाल्य नहीं, करनाल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने करनाल जिले की, तो करनाल जो जिला है ये दो ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। वो दो ऐतिहासिक लड़ाइयां कौन कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1191 में ये वो साल है जब एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को हम लोग तराइन की प्रथम लड़ाई के नाम से जानते हैं कि तराइन की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना है, तराइन की जो प्रथम लड़ाई है वो 1191 में हुई थी, और जिनके बीच लड़ाई हुई थी उनमें एक व्यक्ति थे मोहम्मद गोरी, एक थे पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले तो मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में दो बात बता देता हूं। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1177 से लेकर 1192 तक दिल्ली पर शासन किया था। 1191 में इनकी एक लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी के साथ। इतिहास में इस लड़ाई को तराइन की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी बुरी तरीके से पराजित किया था, और तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद ठीक एक वर्ष बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। यह लड़ाई जो थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होती है, लेकिन इस लड़ाई में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ऐसा क्या खास था कि इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गया?
गया। क्या था कि डियर स्टूडेंट, पृथ्वीराज चौहान के अधीन एक राज्य था जिसे हम लोग कन्नौज के नाम से जानते हैं, और कन्नौज का जो शासक था उनका नाम था जयचंद। जयचंद ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इसी के कारण तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और भारत देश पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। यह बात आपको याद रखना है। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1191 में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। इतिहास में तराइन की तीसरी लड़ाई को भी दिखाया गया है कि तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1215 में हुई थी। तो याद रखना है, जो तराइन की तीसरी लड़ाई थी ये दो व्यक्तियों के बीच लड़ी गई थी। एक का नाम है इल्तुतमिश और दूसरे का नाम है यल्दोज। क्या नाम है, यल्दोज। इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या हुए थे, विजय हुए थे। यानी तराइन में, इतिहास में तराइन की 3 लड़ाइयां दिखाई गई हैं। पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, लेकिन इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, लेकिन इस जो लड़ाई थी मोहम्मद गोरी इस लड़ाई में जयचंद की सहायता से जीत जाते हैं। और तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में होती है, जिसमें इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यल्दोज को पराजित कर देते हैं। इतिहास में इन 3 लड़ाइयों की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि और क्या-क्या क्वेश्चन आपके करनाल के इतिहास से बनते हैं। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, करनाल से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इतिहास में देखने को मिलता है, जितने भी हमारे रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों में इस टॉपिक से या इस युद्ध से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इतिहास करनाल के इतिहास से जो क्वेश्चन बनता है 1739, ये वो साल है जिसमें ईरान का एक शासक होता है, ईरान का शासक जिनका नाम होता है नादिर शाह। नादिर शाह क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। इस समय जो भारत का शासक था वो एक मुगल शासक था जिनका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम है, मोहम्मद शाह। और इतिहास में इस मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। 1739 में क्या होता है, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करते हैं और मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद यहां से मयूर सिंहासन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, मयूर सिंहासन ले जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या ऐसा इस मयूर सिंहासन में खास था जो नादिर शाह इसे भारत से ईरान ले जाते हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो ये मयूर सिंहासन था इसमें एक हीरा लगा हुआ था जिसे इतिहास में कोहिनूर हीरा के नाम से जाना जाता है। और इसी कोहिनूर हीरा के कारण जो नादिर शाह होते हैं वो मयूर सिंहासन को भारत से कहां ले जाते हैं, ईरान ले जाते हैं। इतिहास में इस लड़ाई को करनाल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है या करनाल का युद्ध कहा जाता है। तो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि करनाल का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आपको याद रखना है करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित किया था और अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं करनाल के इतिहास से, तो करनाल के इतिहास में आपको एक बात और याद रखनी है, 1857 की क्रांति है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई करनाल का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो 1857 की क्रांति है इसकी जो हरियाणा में शुरुआत हुई थी वो आपको पता है कहां से हुई थी, अंबाला से हुई थी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, अंबाला में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि करनाल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है करनाल से जिसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था उसका नाम है अहमद अली खान। यह क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि करनाल से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अहमद अली खान ने किया था। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर मैं करनाल की बात करूं, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था जिसने अपने सभी गांव को बिजली से जोड़ दिया था। और याद रखना है करनाल का जो उचानी गांव है यह हरियाणा का अंतिम गांव है जो बिजली से जोड़ा गया था। यह था करनाल का इतिहास जिसमें हमने
हम लोगों ने करनाल की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां पढ़ी हैं, जिनको हम लोग तराइन की लड़ाइयों के नाम से जानते हैं। और याद रखना है, आज इस तराइन नामक स्थान को हम लोग तरावड़ी कहते हैं। ठीक है, तरावड़ी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से पॉपुलर खिलाड़ी हैं जो संबंध रखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे करनाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कि करनाल में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कल्पना चावला, कि कल्पना चावला से हरियाणा जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल्पना चावला की मैं आपको बात बता देता हूं। कल्पना चावला की सबसे पहले तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ, यानी हम लोग जो इसका किस ईस्वी में इसका जन्म हुआ, किस सन में इसका जन्म हुआ, इसी पे हम लोगों को संशय है, तो मैं आपके ये संशय भी दूर कर दूंगा। सबसे पहले कल्पना चावला के जन्म की अगर मैं बात करूं, कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1961 में हुआ था। लेकिन कुछ बुक ऐसी हैं जहां पर कल्पना चावला का जन्म 12 मार्च 1962 में दिखा रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, करनाल जो कल्पना चावला का जन्म हुआ है ये 1 जुलाई 1961 को हुआ है, क्योंकि ये मैं नहीं मान रहा, ये HSSC ऑलरेडी मान चुकी है। तो आपको याद रखना है इसका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 में, लेकिन बुक्स में आपको क्या मिलेगा, 12 मार्च 1962 मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कल्पना चावला की, 1982 में कल्पना चावला कहां गई थी, अमेरिका गई थी। क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला अमेरिका कब गई, तो याद रखना है 1982 में गई थी। उसके बाद याद रखना है 1994 में कल्पना चावला का किसमें सिलेक्शन हो गया था, नासा में चयन हो गया था। जैसे देखें, नासा की अगर मैं बात करता हूं, जैसे भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है, ठीक वैसे अमेरिका की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, नासा है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है 1997 में कल्पना चावला पहली बार कहां गई थी, अंतरिक्ष गई थी। क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष किस वर्ष गई थी, तो याद रखना है ये पहली बार अंतरिक्ष किस वर्ष गई थी, 1997 में गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला दोबारा कहां जाती है, अंतरिक्ष जाती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाहन से गई थी, तो याद रखना है इसका जो वाहन था उसका नाम था कोलंबिया। क्या नाम था, कोलंबिया वाहन से कल्पना चावला दूसरी बार कहां जाती है, अंतरिक्ष जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना है कल्पना चावला जो दूसरी बार अंतरिक्ष गई थी वो 16 जनवरी 2003 को गई थी। और याद रखना है 1 फरवरी 2003 मोस्ट इंपोर्टेंट डेटों में से एक है। 1 फरवरी 2003 कल्पना चावला पृथ्वी पर 16 मिनट पहुंचने से पहले ही इनका जो वाहन था कोलंबिया वाहन वो क्रैश हो जाता है और कल्पना चावला की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इतिहास के पन्नों में कल्पना चावला हमेशा के लिए अमर हो जाती है। यानी अगर कल्पना चावला की मृत्यु की अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कितनी अच्छी डेट है जो आप भूल भी नहीं सकते। उसके बाद याद रखना है इन्हीं के नाम से हरियाणा सरकार ने जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो याद रखना इन्हीं के नाम से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा के करनाल जिले में ही है। यानी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि कल्पना चावला से मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ या फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो याद रखना है करनाल में। लेकिन एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है। क्या पूछा जाता है, कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है, तो याद रखना है वो करनाल में नहीं, वो किस जिले में है, कुरुक्षेत्र में। यानी कल्पना चावला का जन्म तो करनाल में हुआ था लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है, कुरुक्षेत्र जिले में है। तो ये कल्पना चावला से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड पर्सनालिटी है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। दूसरी पर्सनालिटी क्या है, दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो मनोहर लाल खट्टर से ही बनने वाले हैं कि मनोहर लाल खट्टर का जन्म कहां हुआ था या फिर ये कहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर बात करता हूं खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1954 में कहां पर हुआ था, रोहतक में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म तो रोहतक में हुआ
हुआ था, लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर की कर्म भूमि है वो क्या रही है, करनाल रही है। क्योंकि ये वर्तमान में करनाल से ही क्या है, विधायक है, इसीलिए करनाल को क्या बोला जाता है, सीएम सिटी बोला जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म कहीं पर हुआ है लेकिन उनकी कर्म भूमि कहीं और रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मनोहर जी का जन्म जो हुआ है वो तो रोहतक में हुआ है, लेकिन इनकी कर्म जो भूमि रही है वो करनाल रही है। वैसे ही आप एक व्यक्तित्व याद रखना है, लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का जो जन्म हुआ था वो पलवल में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही है वो अंबाला रही है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्तित्व और मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा के जो प्रथम सांघिक किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट का जन्म का तो मेरठ में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि क्या रही थी, रेवाड़ी। मनोहर लाल खट्टर का जन्म कहां हुआ है, रोहतक में, कर्म भूमि क्या रही है, करनाल। लाला मुरलीधर का जन्म कहां हुआ है, पलवल में, कर्म भूमि क्या रही है, अंबाला। किशन लाल भट्ट का जन्म कहां हुआ है, मेरठ में, लेकिन कर्म भूमि क्या रही है, रेवाड़ी। यानी 3 क्वेश्चन आपके कर्म भूमियों से पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हमारी नेक्स्ट मैं पर्सनालिटी की बात करूं, नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है नेक्स्ट जो हमारी पर्सनालिटी है वो है नवदीप सैनी। इस नवदीप सैनी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल ये नाम चर्चाओं में है। नवदीप सैनी कहां से संबंध रखते हैं, तो याद रखना है नवदीप सैनी करनाल के तराउड़ी से संबंध रखते हैं, जिन्हें पहले हम लोग तराइन के नाम से जानते थे। और नवदीप सैनी क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत ही तेज बॉलर है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है नवदीप सैनी भी कहां से संबंध रखते हैं, करनाल से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो भी आपको याद रखना है। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो लियाकत अली, लियाकत अली भी करनाल की एक पर्सनालिटी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये लियाकत अली कौन है, पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन है, लियाकत अली, जो कहां से संबंध रखते हैं, करनाल से। अब मैं आपको बता देता हूं, 2 नाम में कंफ्यूज कभी नहीं होना स्टूडेंट आप लोगों को। एक है लियाकत अली, दूसरा है अहमद अली। अहमद अली जो है वो 1857 की क्रांति से रिलेट करना है आपको। और लियाकत अली कौन है, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के क्या बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जो कहां से संबंध रखते हैं, करनाल से संबंध रखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अनीस भनवाला। अनीस भनवाला से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है अनीस भनवाला कौन है, तो अनीस भनवाला एक शूटर है। क्या है, शूटर है। याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो हमारे गेम है उनमें सबसे कम आयु में गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन है, अनीस भनवाला है। ये करनाल के सेक्टर 6 से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो सोनीपत में हुआ था, लेकिन जो ये वर्तमान में इनका जो रेजिडेंस है वो कहां पर है, करनाल में है। तो ये अनीस भनवाला कहां से संबंध रखते हैं, करनाल के सेक्टर 6 से संबंध रखते हैं। उसके बाद याद रखना है लास्ट हमारी जो पर्सनालिटी है वो है कप्तान सिंह। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019 में इन्हें क्या मिला था, पद्म श्री मिला था। 2019 में इन्हें क्या मिला था, पद्म श्री मिला था। तो याद रखना है कप्तान सिंह भी कहां से संबंध रखते हैं, करनाल से। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाते करनाल के क्या क्या उपनाम है। उसके बाद हम लोगों ने करनाल की इतिहास पढ़ा था। अब हम लोग जो डिस्कस किया है हम लोगों ने पढ़े हैं करनाल के फेमस पर्सनालिटी। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है करनाल के पर्यटन स्थल, कि करनाल में पर्यटन स्थल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं करनाल के पर्यटन स्थल की, क्या क्या क्वेश्चन करनाल के पर्यटन स्थल से बनते हैं, तो करनाल के पर्यटन स्थल कि करनाल में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, करनाल में जो पहला पर्यटन स्थल है वो है ओएसिस झील। क्या है, ओएसिस झील। ये कहां पर है, करनाल में है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारा है वो है चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील भी कहां पर है, करनाल में है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कर्णताल। कर्णताल कहां है, ये भी करनाल में है। या फिर मैं बात करूं कर्ण झील कहां है, ये भी करनाल में है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कर्ण तालाब। कर्ण तालाब, इस कर्ण तालाब को कर्ण जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है कर्ण तालाब या कर्ण जलाशय कहाँ है, करनाल में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कर्ण स्टेडियम।
कर्ण स्टेडियम भी कहाँ है, ये भी करनाल में है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है गजपत का किला, जिसे करनाल का किला भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गजपत का किला, जिसे करनाल का किला भी बोला जाता है। तो याद रखना है गजपत का किला भी कहाँ है, करनाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कहाँ है, तो याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये भी आपके करनाल में है। इनको रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, लेकिन 1947 यानी आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम रख दिया है महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ है, तो भी उत्तर हमारा क्या होगा, करनाल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, करनाल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा में कर्ण पार्क कहाँ है, तो भी याद रखना है कर्ण पार्क भी कहाँ है, करनाल में है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर कर्ण से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कर्ण ताल, कर्ण झील, कर्ण लेक, कर्ण पार्क, कर्ण नगरी, कर्ण स्टेडियम, तो हमारा उत्तर क्या होता है, करनाल होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कर्ण का टीला कहाँ है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ण का टीला कहाँ है, याद रखना है कर्ण का जो टीला है वो करनाल नहीं होकर उत्तर क्या होगा, थानेश्वर होगा। यानी करनाल से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपका उत्तर, कर्ण से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपका उत्तर करनाल ही रहने वाला है। लेकिन याद रखना है कर्ण का टीला कहाँ है, वो करनाल में नहीं होकर कहां पर है, थानेश्वर में है। तो याद रखना है कर्ण ताल, कर्ण झील, कर्ण तालाब, कर्ण स्टेडियम, गजपत का किला, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जिसे महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल भी कहा जाता है, या फिर कर्ण पार्क पूछा जाए, ये सभी कहाँ है, करनाल में है। उसके बाद आपको यहाँ के दो आश्रम और याद रखने हैं, दो आश्रम है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आश्रम कौन कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। एक है पराशर ऋषि का आश्रम, क्या है, पराशर ऋषि का आश्रम, और दूसरा है हमारा गौतम ऋषि का आश्रम। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पराशर ऋषि थे कौन। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के तट पर बैठकर कुरुक्षेत्र में की थी। उन्हीं के पिता हैं जिनका नाम है पराशर ऋषि। इनका जो आश्रम है वो याद रखना है करनाल के एक गांव है जिनका नाम है बहलोलपुर। यहाँ पर क्या है, पराशर ऋषि का आश्रम है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो याद रखना है करनाल के एक गांव है, गांव का नाम है गोंदर। इस गांव में क्या है, गौतम ऋषि का आश्रम है। तो ये क्या थे, करनाल के कुछ पर्यटन स्थल थे। अब हम लोग करनाल को आगे चलते हैं और करनाल में कुछ अनुसंधान केंद्र है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि करनाल में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म रहेगा डियर स्टूडेंट, वो है अनुसंधान केंद्र या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखें हमारा जो नेक्स्ट है वो है अनुसंधान केंद्र, कि करनाल में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं अनुसंधान केंद्रों के कारण जो अपना करनाल है इसे क्या बोला जाता है, रिसर्च सिटी भी बोला जाता है। यानी अनुसंधान नगरी भी किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। इससे पहले मैं आपको 6 से 7 नाम ऑलरेडी करा चुका हूं, उनमें आपको एक नेम और ऐड कर लेना है कि हरियाणा की रिसर्च सिटी किसे कहा जाता है, वो भी करनाल को ही कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं करनाल के अनुसंधान केंद्रों की बात करूं तो सबसे पहले मैं जिस टर्म को डिस्कस करने वाला हूं वो है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। तो याद रखना ये भी कौन सा है, NDRI को कहा जाता है। NDRI की अगर मैं इतिहास की बात करूं, NDRI की जो स्थापना हुई थी डियर स्टूडेंट वो 1923 में हुई थी। उस समय इसका जो नाम था वो था इंपीरियल डेयरी। क्या नाम था, इंपीरियल डेयरी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी, बेंगलोर में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इंपीरियल डेयरी के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 में बेंगलोर में की गई थी। उसके बाद याद रखना है वर्ष 1955 में ये कहां स्थानांतरित कर दी, करनाल में स्थानांतरित कर दी। और याद रखना है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, NDRI रख दिया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि NDRI की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है
1955 में हुई थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 1955 से आपके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो आपको मैंने बता दिया क्या है, एनडीआरआई की स्थापना हुई है। दूसरा आपको याद रखना है, आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, मंदिर का नाम है बिड़ला मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले में बिड़ला मंदिर है, तो याद रखना है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बिड़ला मंदिर है। और इसी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, युगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। किसने करवाया था, युगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। और किस वर्ष कराया था, 1955 में कराया था। उसके बाद आपने सुना होगा इसके बारे में पंजाब हाई कोर्ट, तो मैं इसके बारे में आपको 2-3 बात बता देता हूं। पंजाब हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी ये 1919 में लाहौर में की गई थी। जैसा कि आपको पता है 1947 में लाहौर कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इस हाई कोर्ट को हम लोगों ने कहां पर स्थानांतरित कर दिया, शिमला में स्थानांतरित कर दिया। और याद रखना है 1955 में पंजाब हाई कोर्ट को कहां स्थापित कर दिया गया, चंडीगढ़ में। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 1955। तो 1955 से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। एक एनडीआरआई की स्थापना हुई थी, एक याद रखना है बिड़ला मंदिर का निर्माण हुआ था, एक याद रखना है पंजाब हाईकोर्ट को चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया था, 1955 में। देखें 1955 अपना हरियाणा राज्य तो नहीं बना था, लेकिन हरियाणा जीके से 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा अनुसंधान केंद्र कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा क्या है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। तो याद रखना है मिट्टी की लवणता समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां स्थापित किया गया है, करनाल में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है डियर स्टूडेंट, याद रखना है हम लोग करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये कहां पर होगा, करनाल में होगा। उसके बाद याद रखना है इसी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, CSSRI के नाम से जानते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किससे जानते हैं हम लोग, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1969 में हुई थी। 1969 से हरियाणा जीके में और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम क्या है, YMCA कॉलेज, जो कहां पर है, फरीदाबाद में। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1969 में हुई थी। एक मैं आपको बता चुका हूं CSSRI, इसकी स्थापना भी किस वर्ष हुई है, 1969 में हुई है। एक मैं आपको और बता देता हूं HBSC जो बोर्ड है इसकी स्थापना भी 1969 में की गई, कहां पर, चंडीगढ़ में। वो अलग बात है कि 1981 में से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, बंशीलाल की सरकार में इसे भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना भी किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है इसकी स्थापना भी 1969 में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो याद रखना है वो कहां पर है, पंचकुला में। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र के साथ साथ हम लोगों ने 4 क्वेश्चन आपको 1969 से बता दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र पर चलते हैं कि और अनुसंधान केंद्र कौन सा है जो हरियाणा जी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और करनाल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है डियर स्टूडेंट वो है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर है, तो याद रखना है ये संस्थान भी कहां पर है, करनाल में है। लेकिन इसकी स्थापना याद रखना है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उसके बाद एक और वर्ड आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पर है, तो याद रखना ये भी करनाल में है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई है। यानी अगर आपको याद रखना है, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहां है, तो आपका उत्तर करनाल होगा, लेकिन ईयर 1984 होगी। ब्यूरो वर्ड जुड़ जाए तो उत्तर तो करनाल होगा, लेकिन ईयर में भी चेंज आ जाता है, ईयर क्या हो जाता है, 1985 हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है केंद्रीय गेहूं वे जो निदेशालय,
यानी मैं बात करता हूँ केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान कहाँ है, तो याद रखना है वो भी करनाल में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1978 में हुई थी, वो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो याद रखना ये भी कहाँ है? करनाल में है। एक बात और आपको याद रखना है कि गन्ना का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो यमुनानगर जिले में होता है, लेकिन जो गन्ना प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? करनाल में। तो देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने एक एक करके बहुत सारे अनुसंधान केंद्र डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनडीआरआई कहाँ है, वो करनाल में है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया केंद्रीय मिट्टी लवण अनुसंधान केंद्र कहाँ है और स्थापना किस वर्ष हुई। उसके बाद राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ है, स्थापना किस वर्ष हुई। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है केंद्रीय गेहूं व जौ निदेशालय कहाँ है और स्थापना कब हुई। उसके बाद हम लोगों ने गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, और याद रखना है अगर गन्ना का उत्पादन की बात करें तो करनाल में इसका उत्पादन सबसे अधिक नहीं होता, इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? यमुनानगर में। ये क्या थे? यहाँ के अनुसंधान केंद्र थे। नेक्स्ट जो हमारा टर्म रहने वाला है वो है डियर स्टूडेंट, यहाँ से मंदिर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन मंदिरों से बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो मंदिर पढ़ेंगे और साथ में क्या करेंगे? मेले पढ़ेंगे। एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या है? दरगाह है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मंदिर की, तो आपको एक मंदिर याद रखना है, सीता माई का मंदिर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीता माई का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है सीता माई का जो मंदिर है वो करनाल में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अदिति मंदिर कहाँ है। काफी सारी बुक ऐसी हैं जहां पर अदिति जो मंदिर है इसको कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है, लेकिन याद रखना है अदिति मंदिर कहाँ है? करनाल में है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराशर का मेला कहां पर लगता है। कौन सा मेला? पराशर का मेला। मैंने आपको बताया पराशर आश्रम कहां है, वो करनाल में। तो पराशर का मेला भी कहां लगेगा? करनाल में लगेगा। उसके बाद एक और पूछा जाता है बाबा सिमरन दास का मेला कहां लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला कहां लगता है, तो याद रखना है वो भी कहां लगता है? करनाल में ही लगता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलंदर शाह की दरगाह कहां है। कलंदर शाह की दरगाह कहाँ है, तो याद रखना है कलंदर शाह की जो दरगाह है वो भी कहाँ है? करनाल में। सभी का उत्तर क्या होगा? करनाल उत्तर होगा। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है सीता माई मंदिर, अदिति मंदिर, पराशर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला या फिर कलंदर शाह की दरगाह, ये सभी कहाँ है? करनाल में। तो हम लोगों ने सबसे पहले करनाल का उपनाम डिस्कस किए थे, उसके बाद करनाल का इतिहास पढ़ा है, उसके बाद करनाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़े हैं, उसके बाद हम लोगों ने करनाल के अनुसंधान केंद्र पढ़े हैं, ये हम लोगों ने करनाल के क्या पढ़े हैं? मेले पढ़े हैं, या फिर हम लोगों ने दरगाह पढ़ी है। अब हम लोग करनाल से जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बच जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और सारे डाउट मैं आपका क्लियर करते चलूंगा इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक है, वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि करनाल से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, करनाल से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जिनको हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, करनाल से सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है हरियाणा का जो प्रथम सैनिक स्कूल है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, सैनिक जो स्कूल है वो कहां पर स्थापित किया गया था, तो याद रखना है 3 जुलाई 1961 को कहां पर स्थापित किया गया था? करनाल की एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है कुंजपुरा। कहां पर स्थापित किया गया था? कुंजपुरा में स्थापित किया गया था। तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 3 जुलाई 1961 को करनाल के कुंजपुरा में स्थापित किया गया था। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है, लेकिन देश का दूसरा सैनिक स्कूल था, क्योंकि देश का पहला सैनिक स्कूल 1961 में स्थापित किया गया था 24 जून के दिन, लेकिन वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, हरियाणा में फिलहाल 4 सैनिक स्कूल हैं। जो पहला सैनिक स्कूल है कुंजपुरा में, उसके बाद याद रखना हरियाणा का जो
दूसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? 2008 रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। उसके बाद हरियाणा का जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो 2013 एक जगह पड़ती है झज्जर की, जगह का नाम है मातनहेल झज्जर, यहाँ पर तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था। उसके बाद याद रखना है हरियाणा का जो चौथा सैनिक स्कूल है इसकी सिर्फ घोषणा हुई है, ये कहाँ पर बनेगा? पंचकुले के गांव है, गांव का नाम है बतौड़, यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। यानी 8% हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल है, पहला कुंजपुरा, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा मातनहेल और चौथा कहाँ है? बतौड़ गांव में है। 1961 से आपको एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि कल्पना चावला का जन्म भी किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं कि और नेक्स्ट टर्म क्या क्वेश्चन बनता है। देखें अब हम लोग करनाल की शिक्षा से बातें डिस्कस कर लेते हैं कि करनाल में शिक्षा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ पर है, करनाल में है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, क्वेश्चन अगर आ जाए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रखना ये विश्वविद्यालय भी करनाल में है और करनाल के एक गांव है, गांव का नाम है अंजनथली गांव, तो ये कहाँ है? करनाल में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय पूछा जाए तो याद रखना ये भी कहाँ पर है? करनाल में। ये कहाँ पर है? करनाल। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट दीनदयाल क्या थे? एक जनसंघ के नेता थे जिनको 1968 में देखा गया था, इनका मृत शरीर मिला था मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे, इसलिए मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है यूपी का उसका नाम भी बदलकर क्या रख दिया है? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हरियाणा की पहली जो एनसीसी अकादमी है, हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो याद रखना है कहाँ पर है? घरोंडा में स्थापित की गई थी। किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2016 में स्थापित की गई थी। ये भी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। यानी ये 3 क्वेश्चन आपको शिक्षा से याद रखने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको सैनिक स्कूल ऑलरेडी करा चुका हूं। नेक्स्ट जो हमारी आपको टर्म याद रखना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो क्या है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखें अभी तक मैं आपको बता चुका हूं यहाँ क्या क्या क्वेश्चन आपको किससे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो ये है कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला आम उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान रखता है। तो देखना है आम उत्पादन के मामले में जो प्रथम स्थान रखता है उस जिले का नाम क्या है? करनाल है। अगर करनाल ऑप्शन में ना मिला तो याद रखना है अंबाला है। लेकिन कुछ बुक क्या दिखाती हैं आपको कि अंबाला आम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बुक ये बातें गलत बताती हैं। वो अलग बात है कि आमों की अधिकता के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है, तो इसके पीछे भी 3 तर्क है कि भाई अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा है। पहला तो इसे अंबा राजपूत ने बसाया था इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा। दूसरा यहाँ पर एक प्राचीन अंबा मंदिर है इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताते हैं लोग कि यहाँ पर आमों की पेड़ों की अधिकता थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला पड़ा। अधिकता थी लेकिन अधिकता नहीं है। 8% में जो सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? करनाल में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो भी क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केला और अमरूद उत्पादन में भी कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो उसका नाम भी क्या है? करनाल जिला ही क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। वो अलग बात है कि जो अमरूद प्रजनन केंद्र है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो याद रखना एक जगह पड़ती है भूना और ये जगह कहाँ है? फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। भूना फतेहाबाद में क्या है? अमरूद प्रजनन केंद्र है। लेकिन अमरूद के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? वो क्या है? अपना करनाल जिला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं कि करनाल से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं करनाल की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि हरियाणा में क्वेश्चन आता है हरियाणा
पुलिस अकादमी कहाँ है? क्या क्वेश्चन आता है? हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ है, यानी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो याद रखना है हरियाणा जो पुलिस अकादमी है वो कहाँ पर है? मधुबन। कहाँ है? मधुबन में है। और मधुबन कहाँ है? करनाल में है, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए मधुबन पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा में मूक बधिरों का विश्वविद्यालय कहाँ है? मूक बधिरों का विश्वविद्यालय कहाँ है? तो याद रखना ये विश्वविद्यालय भी कहाँ है? करनाल जिले में है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुबन पुलिस अकादमी की स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 में हरियाणा जी के से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है जो आपका कुरुक्षेत्र जिला है, ये भी किस वर्ष बना था? 1973 में बना था। मधुबन पुलिस अकादमी की स्थापना 1973 में हुई थी। एक क्वेश्चन और बनता है, आपने कभी नाम सुना हो मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय। मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई थी? 1973 में। कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? राय में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं करनाल से। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि लिबर्टी शू उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखना है लिबर्टी शू उद्योग के लिए करनाल जिला प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग करनाल को क्या बोलते हैं? शूज सिटी भी बोलते हैं। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि शूज सिटी हरियाणा में किसे बोला जाता है, तो याद रखना है उत्तर हमारा क्या होगा? करनाल होगा। ठीक है, मैंने करनाल के बहुत सारे नाम आपको बता दिए हैं, जैसे शूज सिटी मैंने आपको बता दिया, दान का कटोरा बता दिया, हरियाणा का पेरिस बता दिया। ये आपको सारे नाम क्या रखने? याद रखने। उसके बाद अगर मैं करनाल की बात करूं तो करनाल एक लोकसभा की सीट भी है। याद रखना है करनाल क्या है? एक लोकसभा की सीट भी है। यहां से जो वर्तमान में सांसद है उनका नाम है संजय भाटिया। क्या नाम है? संजय भाटिया। तो याद रखना है करनाल एक लोकसभा की सीट भी है जिसके अधीन पानीपत भी आता है। तो याद रखना है वहां से सांसद वर्तमान में कौन है? संजय भाटिया है, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद याद रखना है हरियाणा में फिलहाल कितने मंडल हैं? 6 मंडल है। हरियाणा में फिलहाल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं, जिनकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, घर के एफ। क्या है? हरियाणा में 6 मंडल है जिनकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, घर के एफ। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था उस समय केवल क्या कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। जो करनाल और फरीदाबाद है हरियाणा के क्या है? 2 नवीनतम मंडल है। 2 नवीनतम क्या है? मंडल है। और याद रखना है करनाल जो मंडल है इसके अधीन आपका एक तो करनाल जिला हो गया, साथ में करनाल के अधीन क्या आता है? पानीपत आता है, और साथ में करनाल के अधीन क्या आता है? कैथल आता है। ये भी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं करनाल की बात करूं, करनाल से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उनको और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, हरियाणा में कुल 3 पासपोर्ट केंद्र हैं। कितने हैं? हरियाणा में कुल 3 पासपोर्ट डाक केंद्र हैं। हरियाणा में 3 क्या हैं? पासपोर्ट डाक केंद्र हैं। और इनमें से ये तीनों जो हैं ये कहां पर हैं? फरीदाबाद है, दूसरा उत्तर क्या है? करनाल है, तीसरा क्या है? हिसार। हरियाणा में कुल कितने हैं? 3 डाकघर पासपोर्ट केंद्र हैं, एक करनाल, एक फरीदाबाद, एक हिसार। ये करनाल जो फरीदाबाद है ये इनसे कॉमन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हरियाणा के क्या है? 2 नवीन मंडल है। क्या है? हरियाणा के 2 नवीन मंडल हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इनसे और बनता है, ये पूछे जाते हैं कि जो हमारी 100 है स्मार्ट सिटी बना रही है केंद्र सरकार, उनमें से केवल हरियाणा के 2 शहर शामिल किए हैं। वो 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो हमारा फरीदाबाद है और दूसरा हमारा क्या है? करनाल है। उसके बाद याद रखना है जो गुरुग्राम शहर है इसे हरियाणा सरकार अपने बलबूते पे क्या बनाएगी? स्मार्ट सिटी बनाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने तो केवल हरियाणा के 2 ही जिले शामिल कर रखे हैं, एक तो कौन सा है? फरीदाबाद, एक क्या है? करनाल। और फरीदाबाद ही करनाल क्या है? हरियाणा के 2 नवीन मंडल हैं। फरीदाबाद करनाल का आपको एक और बात याद रखनी है, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में क्या है? 3 डाकघर पासपोर्ट केंद्र है। उसके बाद एक और नेक्स्ट टर्म आपको याद रखना है, हरियाणा में पहली बार जो कैंप कोर्ट न्यायालय लगा था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कैंप कोर्ट न्यायालय
हरियाणा में पहली बार कब लगाया था, जो किससे रिलेटेड था, पर्यावरण से रिलेटेड था। तो याद रखना है कैंप कोर्ट न्यायालय भी हरियाणा में पहली बार कब लगा था, 1998 में लगा था। जहां पर ये लगा था वो स्थान कौन सा है हमारा, करनाल। तो याद रखना हरियाणा में पर्यावरण कैंप कोर्ट न्यायालय 1998 में लगा था। कहां पर लगा था, करनाल में लगा था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं करनाल से 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं, उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करनाल से पॉइंट रह जाते हैं। देखें अगर मैंने आपको बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि हरियाणा में 2 मेले आपको याद रखें जो करनाल में रखते हैं। एक तो है सिमरन दास का मेला या फिर बाबा सिमरन दास का मेला मैं बोल दूं, और दूसरा है पराशर मेला। ठीक है, पराशर आश्रम भी यही है तो यहाँ पर पराशर मेला भी लगता है। ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं, करनाल में लगते हैं। लेकिन आपको याद रखना एक गांव है जिस गांव का नाम है सालवन। इस सालवन गांव को क्या बोला जाता है, हरियाणा में मेलों का गांव बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में किस गांव को मेलों का गांव बोला जाता है तो याद रखना है किसको बोला जाता है, सालवन को बोला जाता है। एक मैं मेला भूल गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में छड़ियों का मेला कहाँ लगता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है हरियाणा में जो छड़ियों का मेला लगता है वो करनाल का छड़ियों का मेला। करनाल के एक गांव है, गांव का नाम है अमूपुर। क्या नाम है, अमूपुर। यहाँ पर क्या लगता है, छड़ियों का मेला लगता है। तो ये 3 मेला आपको याद रखने हैं। साथ में ये भी याद रखना है जो करनाल का सालवन गांव इन्हें क्या बोला जाता है, मेलों का गांव बोला जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं करनाल से, आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो करनाल है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, तो याद रखना है करनाल NH44 पे पड़ता है, जिन्हें पहले क्या बोलते थे हम लोग, NH1 बोलते थे। लेकिन आपको पता है NH1 अब नहीं रहा है, अब क्या बोलते हैं इसे, NH44 बोलते हैं। तो करनाल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, NH44 पर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए शेरशाह सूरी मार्ग किसको बोला जाता है, तो NH44 को ही बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी जो क्या थे, एक बहुत ही अच्छे अफगान शासक माने जाते हैं, जिन्हें क्या किया था, कोश मीनारों का निर्माण किया था। रुपया नामक जो सिक्का था ये भी किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। उसके बाद हमारा 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं, उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं करनाल से और क्या पॉइंट हमारे रहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं करनाल की, तो नेक्स्ट हम आपको याद रखना है जो करनाल है इसका एक गांव है, गांव का नाम है उचानी। क्या नाम है, उचानी। तो याद रखना है उचानी हरियाणा का अंतिम गांव था जो किससे जोड़ा गया था, बिजली से जोड़ा गया था। यह कार्य कब संपन्न हुआ था, 1970 में संपन्न हुआ था। तो हरियाणा का अंतिम गांव जो बिजली से जोड़ा गया वो कौन सा है, उचानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए करनाल से इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हम लोग आशा कर सकते हैं कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे करनाल से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग पर्टिकुलर हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट है जिनको डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है। एक बार आपके माइंड से उन दोबारा मैं इन बातों को डिस्कस कर लेता हूं कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है। देखें सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, करनाल का अगर हम बात करें स्थापना किस वर्ष हुई तो आपको पता होना चाहिए। करनाल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 हुई थी। तहसील डिस्कस की थी, तहसील कितनी है और कौन सी सीटें रिजर्व है। उसके बाद हम लोगों ने करनाल के उपनाम डिस्कस किए थे। करनाल के इतिहास तराइन की तीनों लड़ाई डिस्कस की थी। करनाल का युद्ध भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन करनाल में किसने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कल्पना चावला से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी आपको बता चुका हूं। साथ में मैं आपको अनीश भनवाला के बारे में बता चुका हूं, लियाकत अली के बारे में भी बता चुका हूं। पर्यटन स्थल हम लोगों ने आज डिस्कस किए थे बहुत सारे, ओयसिस चक्रवर्ती, कर्ण तालाब, जलाशय बोलते हैं जिसे हम लोग, यहाँ से पराशर ऋषि के बारे में बता चुका हूँ। अनुसंधान केंद्र भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट हमारा जो टर्म था वो क्या था, मंदिर और मेले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके
बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे जो हम लोगों ने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपको ये बातें सारी क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इतनी सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूं कि जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस करा है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी तरह अपने हरियाणा जीके की जो मुहिम है इसे आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने करनाल डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया है, आने वाले टाइम में कोई और डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्ट्रिक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो पेपर से बाहर आ जाए। यानी सारे क्वेश्चन हम लोग करनाल डिस्ट्रिक्ट के पढ़ लिए हैं, ऐसे ही हम किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। आप लोगों का सहयोग अगर हमें मिलता रहा तो हम जल्द से जल्द और नई डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।